वेलकम टू एम्पलीफायर क्लासेस। आज से हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस नई सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, इस नई सीरीज़ में हम क्लास 6 से लेकर और क्लास 10 तक जितने भी चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला जो हम चैप्टर उठाया हमने वो क्लास 6 चैप्टर 1 ज्योग्राफी का उठाया। ठीक है, बहुत इत्मीनान के साथ आपको जुड़े रहना है, ध्यान से। आप चाहे 6th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 7th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 12th में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप DSSS की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। हर एक चीज़, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। आपको खुद ब खुद मैं बताऊंगा पेपर कहाँ से आता है। ठीक है, और क्या पूछा जाता है। ठीक है, हम वही क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे या मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर मैं पूरे सिलेबस को करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। क्या है फ्रेंड्स? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया, आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं फुल मून डे। तो फुल मून नाइट, इसको क्या कहा जाता है? पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पूर्णिमा भी कहा जाता है। बात करें फुल मून और न्यू मून, दो टॉपिक्स पे बात करेंगे हम। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल मून है और दूसरा क्या है? न्यू मून है। ठीक है, तो दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, फुल मून और न्यू मून। तो न्यू मून क्या होता है और फुल मून क्या होता है? ठीक है, मैं आपको इस डायग्राम के जरिए बताना चाहूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यू मून डे है, ठीक है, न्यू मून डे में क्या होगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या रहेगी, मून मून जो होगा वो बीच में रहेगा, किसके? सन और अर्थ के बीच में होगा। ठीक है, और इसको न्यू मून डे को क्या कहते हैं? न्यू मून डे को कहते हैं आप अमावस्या। मतलब कि होता क्या है, जो मून है वो कहाँ रहता है? सन और अर्थ के बीच में रहता है। तो जो सन की रोशनी होती है वो चंद्रमा पे पूरी पड़ती है और पृथ्वी पे क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है, न्यू मून का मतलब अमावस्या। तो पृथ्वी पे पूरा अंधेरा हो जाता है। ठीक है, बात करें अगर फुल मून डे की, तो फुल मून डे के दिन क्या होता है? बिल्कुल इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है? इस दिन जो आपका अर्थ होता है वो क्या होता है? बीच में होता है। और आपका जो मून है, ठीक है, आपका जो मून है वो मून क्या रहेगा? अर्थ के पीछे रहेगा। मतलब कि पृथ्वी पे पूरा उजाला रहेगा लेकिन चंद्रमा पे अंधेरा रहेगा, क्योंकि सन की रोशनी डायरेक्ट कहाँ पड़ती है? अर्थ पे पड़ती है। ठीक है, तो अर्थ पे क्या रहता है? पूरी की पूरी रोशनी अर्थ पे पड़ रही है, तो अर्थ पे क्या रहेगा? उजाला रहेगा। और जो मून है उस पे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं पूर्णिमा की रात। क्या कहते हैं? पूर्णिमा की रात। और आप देखिए क्या हो जाता है पूरा। तो आपको ये याद रखना है बस कि पृथ्वी पे उजाला रहता है और इस पे क्या रहता है? अंधेरा रहता है। ठीक है, मून पे क्या रहता है? अंधेरा रहता है। और बस आपको इतनी चीज याद रखना है कि जब फुल मून डे है तो पृथ्वी कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी, किसके? सन और मून के। ठीक है, और जब न्यू मून डे है तो चंद्रमा बीच में रहेगा, किसके? सन और अर्थ के। ठीक है, आपको बस इतनी बातें याद रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आगे मूव करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आगे देखिए आप क्या कह रहा है, द सन द मून एंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। द सन द मून and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies। ठीक है, celestial bodies क्या होती हैं? celestial bodies वो bodies होती हैं जो कि चमक देती हैं। जैसे सन क्या करता है? चमकता है। ठीक है, मून क्या करता है? चमकता है। ठीक है, और जो स्टार्स हैं आपके वो भी क्या करते हैं? चमकते हैं। स्टार्स कुछ नहीं है, स्टार्स आपके सन ही हैं। ठीक है, जो सन है वो जब दूर, अगर हमारा सन भी बहुत दूर होता है तो वो भी क्या होता है? बहुत छोटा दिखाई देता है और इस वजह से उसके अंदर क्या होती? चमकता वो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो गैसेस की लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से वो क्या होते हैं? ये मतलब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, तो हमें क्या लगता है कि वो चमक रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं। वो किसकी बनी होती हैं? गैसेस की बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो देख लिए सेलेस्टियल बॉडीज वो जहाँ तक इशारा कर रहा है वो किसका इशारा कर रहा है? स्टार्स का इशारा कर रहा है। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स में जो रोशनी होती है वो खुद की रोशनी होती है उनकी। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि सन के अंदर क्या हो रहा होता है? सन के अंदर दो हाइड्रोजन मिलकर, ठीक है, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक हीलियम आइटम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक हीलियम आइटम बनाते हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है? मैं यही बता दे रहा हूँ, ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये न्यूक्लियर, ये क्या है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, सॉरी, क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। अब आपको ये याद रखना है कि इनकी खुद की लाइट होती है, तो इनके अंदर क्या हो रहा होता है?
इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, मतलब दो एटम्स मिलकर, दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर क्या बना रहे होते हैं, एक हीलियम एटम बना रहे होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। और ये क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। याद कैसे करेंगे आप न्यूक्लियर फ्यूजन, ये देखिए यहाँ पे एस आ रहा है, जब एक सिंगल एस आए, क्या फ्यूजन है ना, फ्यूजन का मतलब क्या आ रहा है, देखिए एक सिंगल एस आ रहा है, जब एक सिंगल एस आएगा तो मतलब देखिए एक एटम बन रहा है। वहीं अगर उल्टा मैं बात करूँ फिजन की, क्या बात करूँ, न्यूक्लियर फिजन, तो यहाँ देखिए दो एस आ रहा है। तो दो एस का मतलब क्या हो गया, दो एस का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटम दो में टूट रहा है। ठीक है, एक एटम दो में टूट रहा है। तो आपने आउटपुट देखना है हमेशा, आउटपुट दो है मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, और आउटपुट एक है ना, आउटपुट दो है मतलब न्यूक्लियर फिजन, और आउटपुट एक है मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, मूव करते हैं आगे। देखिए आगे देखें हम, तो देखिए क्या कह रहा है, बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, देखिए एक होती है आपकी गैलेक्सी, क्या होती है, एक आपकी होती है गैलेक्सी, एक होती है गैलेक्सी और एक होता है कॉन्स्टलेशन। ठीक है, कॉन्स्टलेशन, कई कॉन्स्टलेशंस को मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी में यही डिफरेंस होता है कि कॉन्स्टलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। इनका क्या होता है, इनका एक डेफिनेट पैटर्न्स होता है। क्या होता है, डेफिनेट पैटर्न्स होता है। ठीक है, और गैलेक्सी क्या होती है, जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे है। क्या है, मिल्की वे है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे है, मतलब आकाशगंगा। तो ये गैलेक्सी में ही तो ये सब आ रहे हैं कॉन्स्टलेशन, जैसे आपका उर्सा मेजर हो गया, बिग बियर, दोनों एक ही हैं। ठीक है, सप्तऋषि इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टलेशन जो है ये गैलेक्सी का ही पार्ट होता है। ठीक है, कई सारे कॉन्स्टलेशन, मतलब कॉन्स्टलेशन का मतलब सिंपल आप समझिए कि एक डेफिनेट पैटर्न में जब स्टार्स हों, जैसे हमारे माँ बाप हमको बचपन में दिखाते होंगे, वो देखो बेटा सप्तऋषि है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल दिखाते हैं, वो देखो बेटा सप्तऋषि है। ठीक है, तो सप्तऋषि आपको दिख रहा है, ये देखो पोल स्टार है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है, इसमें 7 स्टार्स होंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आपको डेफिनेट स्टार का पैटर्न दिखेगा वो आप कॉन्स्टलेशन कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो देखिए आपको इसमें याद रखना है उर्सा मेजर, बिग बियर, ये एक कॉन्स्टलेशन है, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल है, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, वो है क्या, सप्तऋषि, जिसको 7 या फिर 7 ऋषि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। कितने स्टार्स हैं इसके अंदर, 7 स्टार है। अब सवाल ये आता है इनके नाम क्या क्या हैं, तो आपको याद रखना है उर्सा मेजर के अंतर्गत ये आता है। किसके अंतर्गत, उर्सा मेजर के अंतर्गत आता है। क्या क्या है इसमें, तो देखिए बिग बियर एक नाम है इसका, क्या है, बिग बियर इसका एक नाम है। दूसरा नाम है सप्तऋषि, क्या नाम है, सप्तऋषि। बिग बियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भालू की तरह दिखता है। ठीक है, दूसरा नाम इसका सप्तऋषि है। 7 ऋषि या ऋषि सेजेस, क्या कहा जाता है, ऋषि सेजेस भी कहा जाता है इसे। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। ठीक है, आप मूव करते हैं उर्सा मेजर, मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए द नॉर्थ स्टार, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू determine direction during the night with the help of star। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, जो लोग होते थे पुराने ज़माने के, वो क्या करते थे, स्टार को देख के डायरेक्शन बताते थे। जैसे आज भी अगर हमें पोल स्टार को देखें तो पोल स्टार हमेशा किस तरफ होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है। किस तरफ होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये देखिए द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। अब आगे मूव करते हैं। Some celestial bodies, क्या कह रहा है, some celestial bodies do not have their own heat and light। कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं, celestial bodies मतलब मैंने फिर कहा वो चमकने वाली bodies होती हैं, याद रखिएगा। They are lit by light of stars, मतलब वो किसके द्वारा चमकती हैं, वो दूसरे की लाइट के द्वारा चमकती हैं। ठीक है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा हायर क्लास में, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे जुगनू हो गया, जुगनू की खुद की लाइट है, मतलब जो खुद की लाइट से चमके वो क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, जो दूसरों की लाइट का सहारा लेकर चमके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ अंधेरे में तब दिखती है ना, जब उसके ऊपर कहीं और से लाइट आके पड़ती हुई है, और फिर उस लाइट से जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपकी आंखों में जाता है, तो आपको वो चीज़ दिखने लगती है। ठीक है, तो बात करते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लांटेई। तो ये इस बात की बात कर रहा था कि जो आपके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, उनमें कौन आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं। आपने देखा होगा जो प्लैनेट्स हैं
उनकी खुद की लाइट नहीं है। जैसे पृथ्वी पे हमें सब चीज़ क्यों दिखती है? अगर सूरज ना रहे तो क्या दिखेगी? नहीं दिखेगी। लेकिन पृथ्वी पे फिर भी हमें सब चीज़ दिखती है, तो हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी की लाइट है? नहीं, ये लाइट किसकी है? ये लाइट सन की है। तो इस हिसाब से पृथ्वी क्या हो गया? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वही ये चीज़ बताने चाह रहा है कि दे आर लिट बाय लाइट ऑफ स्टार्स। हाँ, पृथ्वी भी कौन सी स्टार से जलती है? तो पृथ्वी पे जो लाइट पड़ती है उस स्टार का नाम क्या है? सन है। ठीक है, सन हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लांटेई विच मीन्स वंडरर। ठीक है, प्लांटेई का मतलब, ये जो प्लैनेट वर्ड आया ये कहाँ से आया? प्लांटेई से आया, जिसका मतलब क्या होता है? वंडरर, मतलब खोज करता। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। कहाँ से मिलती है? मैंने आपको बता चुका, सन से, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। ठीक है, इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे मूव करते हैं। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। देखिए, जो मून आपको दिखता है वो क्या है? सैटेलाइट ही है। ठीक है, मून हमारा क्या है? सैटेलाइट है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, तो देखिए पहले जुपिटर और सैटर्न के पास बराबर बराबर सैटेलाइट थी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में, ठीक है फ्रेंड्स, आज की डेट में जो सैटेलाइट्स है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो देखिए आज की डेट में जो सैटेलाइट्स है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो वो सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है। किसके पास है? सैटर्न के पास है। तो आपको याद रखना है, सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। इट इज़ अ कंपेरिजन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। बिल्कुल अर्थ की तरह ही 7 और प्लैनेट हैं। आपको पता होगा कि प्लूटो को अगस्त 2006 में, क्या अगस्त 2006 में बाहर कर दिया गया था। ठीक है, प्लूटो को। ठीक है, क्योंकि प्लैनेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वो फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए अगस्त 2006 में इसको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अब कितने प्लैनेट बचे टोटल? तो 7, अर्थ को लेकर टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो बाकी 7 प्लैनेट्स हैं ये भी बिल्कुल अर्थ की तरह ही सन से ही लाइट्स लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में क्या क्या है? यहाँ आप देख लीजिए, एक इनर फैक्ट है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स। तो आपको याद रखना है ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं? जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके पास रिंग होता है। ये तीनों के तीनों आउटर प्लैनेट्स हैं। क्या हैं? आउटर प्लैनेट्स हैं। मतलब सिर्फ नेपट्यून के पास रिंग नहीं होता है। मैं ये सब अभी आगे आपको प्लैनेट का एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा। सोलर सिस्टम का एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें ये सब बताऊंगा। ठीक है, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज। ठीक है, डेब्रीज का मतलब क्या होता है? डेब्रीज का मतलब होता है ये अनयूज, जो मतलब जैसे डेब्रीज क्या होता है? जैसे कोई प्लैनेट था वो टूट गया, क्या हो गया? टूट गया। तो वो टूटने के बाद क्या बना लिया उसने? वो कई सारे पत्थरों में बिखर गया। तो वो पत्थर भी क्या होते हैं? रेंग रहे होते हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, वो क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो आप जान रहे होंगे कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में, किसमें? मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। वो बेल्ट क्या है? वो बेल्ट कहा जाता है कि पहले कोई प्लैनेट हुआ करता था, वो टूट गए, या कई प्लैनेट्स टूटे होंगे, कौन जान रहा है। ठीक है, तो प्लैनेट्स टूटे और उन प्लैनेट से छोटे छोटे कण जो निकल कर आए वो क्या कर रहे हैं? आज भी वैसे ही वैसे घूम रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट। आगे मूव करते हैं। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो किसके थ्रू देख सकते हैं? आप देख सकते हैं पावरफुल टेलीस्कोप के थ्रू। ठीक है, बात करते हैं अगर हम, ये देखिए, ये डायग्राम में देखिए आप, अगर बात करें मरकुरी, तो मरकुरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। पूछा जा सकता है कि मरकुरी, अब आपने मार्स और मरकुरी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, तो याद रखना है जिसका नाम बड़ा वो सबसे पहले, क्या? जिसका नाम बड़ा वो सबसे पहले, वो मरकुरी सबसे पहले आएगा और मार्स उसके बाद आएगा। ठीक है, तो मरकुरी के बाद क्या है? वेनस है। वेनस के बाद क्या है? अर्थ है। और अर्थ के बाद क्या है? मार्स है। ठीक है, बात करें मरकुरी की, तो मरकुरी जो अपनी रेवोल्यूशन लेता है वो 88 डेज में लेता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे यहाँ साल कितने का होता है? 365 डेज का होता है। ठीक है, वैसे यहाँ 88 डेज में ही साल कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, इन मतलब अर्थ के हिसाब से, जिस हिसाब से अर्थ का डे एंड टाइम का शेड्यूल है उस हिसाब से 88 डेज में यहाँ पे साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब जो पृथ्वी है उस पर जो डे एंड नाइट होती है वो एक दिन में होती है, मतलब 24 घंटे में ये पृथ्वी एक चक्कर लगा रखती है। इसी तरीके से यहाँ पे 55 डेज में, क्या? 55 डेज में एक दिन होगा। क्या होगा? 55 डेज में एक दिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं वेनस की, तो वेनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, वेनस क्या है? सबसे, इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, और वेनस क्या है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है।
और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 225 डेज है। कितना है? 225 डेज है। रेवोल्यूशन का पीरियड क्या होता है? एक होता है एक्सिस रेवोल्यूशन। एक्सिस रोटेशन क्या होता है? जब कोई चीज़ अपने ही एक्सिस पे घूमती है, जिससे दिन और रात होता है। आपको ये याद रखना है, जब कोई चीज़ अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये रहा मून, आप ये देखिए, ये रहा सन, सॉरी ये रहा आपका सन, ठीक है, ये क्या है? सन है, और ये अर्थ है, ठीक है। तो आप सोचते होंगे दिन और रात कैसे होती है, तो ये जो सन की रोशनी है, ये देखिए पृथ्वी पे एक ही भाग पे पड़ रही है, ठीक है। अब अमेरिका पीछे चला गया, फिर अब इंडिया आगे आ गया, ठीक है। तो इंडिया पे क्या हो रहा है? इंडिया पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो इंडिया में दिन है। अब जब इंडिया घूम कर इधर जाएगा और अमेरिका इधर आएगा, तो क्या होगा? सन की रोशनी किधर पड़ेगी? अमेरिका पे पड़ेगी, और इंडिया कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। तो इंडिया पे क्या होगा? दिन होगा, और सॉरी अमेरिका पे दिन होगा और इंडिया पे रात होगा। तो इस तरीके से दिन और रात होते हैं आपके, ठीक है, कुल मिला के। तो वही कहा जाता है कि टोटल 24 घंटे में पृथ्वी पूरा घूम जाती है, मतलब एक दिन में पृथ्वी घूम जाती है, ठीक है। और बात करें मरकुरी की, तो ये 55 दिन में घूमेगी। वेनस की बात करें 243 डेज में। सबसे स्लोवेस्ट अगर बात करें दिन और रात, तो किस पे होगा? वेनस पे ही होगा, ठीक है। आपको बाकी प्लैनेट्स का इतना याद रखना नहीं है, लेकिन इनर प्लैनेट्स का आपको याद रखना है, ठीक है। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। मतलब ये किसके बने होते हैं? ये जो बने होते हैं आपके, ये किसके बने होते हैं? ये आपके रॉक्स के बने होते हैं, ठीक है। मतलब रॉक्स के, मिट्टी के, इन सब के बने होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो बाहरी प्लैनेट्स हैं वो किसके बने हैं? गैसेस के बने हैं। तो मार्स की बात करें, मार्स कितना लेता है? 1.9 ईयर्स लेता है। कितना लेता है? 1.9 ईयर्स लेता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। बात करें अगर इसके स्पिन रोटेशन की, तो ये 1 डे रहता है। कितना देता है? 1 दिन रहता है। बिल्कुल अर्थ की तरह ही मार्स पर भी 24 घंटे का दिन और रात हो सकता है। जुपिटर की बात करें तो ये 11.9 ईयर्स लेता है। सैटर्न की बात करें तो 29.5 ईयर्स लेता है सन के अराउंड घूमने में। यूरेनस की बात करें 84 डेज लेता है। नेपट्टून की बात करें 165 डेज लेता है। आपको पता होगा प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहाँ घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, एक्सेप्ट 2 प्लैनेट। कौन से हैं वो? तो याद रखिएगा, एक है यूरेनस और एक है वेनस, ठीक है। नस नस दोनों में आ रहा है, और ये दोनों प्लैनेट्स क्या कहाँ से? ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि जो वेनस और यूरेनस है वो कहाँ घूमते हैं? ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे। तो देखिए, द सन, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, द फैमिली ऑफ द सन, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, द फैमिली ऑफ द सन इज therefore called the solar system, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। the sun is the in the center of the solar system, it is huge and made of extremely hot gases, ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका है कि 2 हीलियम, क्या 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? 1 हीलियम बनाते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन याद रखिएगा। अब कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अर्थ की सन में कौन सा रिएक्शन होता है, तो आपको याद रखना है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। मूव करते हैं आगे की तरफ। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, ठीक है। यही वो पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि सोलर सिस्टम को बांधे रखता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इधर उधर भाग नहीं जाते हैं, ठीक है। इसका स्पिन रोटेशन जो है वही इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। द सन इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे। तो आपको याद रखना कि सन की दूरी कितनी है? तो 150 किलोमीटर है, सॉरी 150 मिलियन किलोमीटर। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन की जो दूरी है अर्थ से वो कितनी है? तो याद रखिए, सन की जो दूरी है वो अर्थ से कितनी है दोस्तों? तो वो है 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। प्लैनेट की बात करें तो देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मैंने बता चुका है, आप नाम याद कर सकते हैं, मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। याद करने का तरीका बचपन में बताया गया 6th क्लास की बुक में। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। क्या? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। बाकी आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि पहले क्या आता है? मरकुरी आता है, मरकुरी के बाद वेनस आता है, वेनस के बाद तीसरे नंबर पे अर्थ है। ये याद रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है कौन से नंबर पे अर्थ है, तो आपको याद रखना है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या आता है? मार्स आता है। मार्स आपको याद रखना है छोटा है तो बाद में आएगा, ठीक है। फिर मार्स के बाद आ जाती है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या आती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बता चुका है, जो कि किसी प्लैनेट के टूटने से बनी है। उसके कण आज भी यूनिवर्स में घूम रहे हैं, ठीक है। फिर बात करें तो जुपिटर आता है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है जुपिटर? जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। फिर बात करें सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है और फिर नेपट्यून आता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे मूव करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड जियो मीन्स। अब बात करते हैं कि ये जो
जियोलॉजी या जियोमेट्री या जियोल्टी, तो ये है क्या, ठीक है। तो याद रखिए जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ, क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, ठीक है। जियो का मतलब अर्थ होता है, बस आपको इतना याद रखना है। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है, ऑयट का मतलब क्या होता है, रिजम्बलिंग होता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, इसी के थ्रू आप कई वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं आगे। तो मरकुरी की बात करते हैं पहले। मरकुरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। आपने देखा होगा अभी डायग्राम में कि जो मरकुरी है वो सबसे पास है। ये कितना टाइम लेता है हमने बता चुका है, 88 डेज रहता है टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड ऑर्बिट। मतलब जैसे कि ये सन है तो सन के अराउंड ऐसे घूमने में मरकुरी क्या लेगा, 88 डेज लेगा। कितना लेगा, और मैं ये फिर बता रहा हूँ, स्किप मत करिएगा वीडियो, पूरी वीडियो आप देखिए, आपको फिर समझ में ना आए तब कहिएगा। आप मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप किसी भी कंपटीशन में आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आगे भी हम 6 पढ़ेंगे, फिर 7 पढ़ेंगे, फिर 8 पढ़ेंगे, फिर 9, तो आगे और डीप में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अभी मैं आपका सिर्फ एक आपके सरफेस एरिया जो माइंड का है उसके ऊपर सिर्फ एक परत चढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा सा एक फ्रेम बन जाए कि हाँ यार ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। मूव करते हैं आगे। 88 डेज लेता है, कितना लेता है, 88 डेज लेता है। तो आपको याद रखना है कि जो मरकुरी है, जो मरकुरी है वो कितना डेज लेता है, 88 डेज लेता है, ठीक है। मतलब अगर हमें यहाँ पे पूरा साल कंप्लीट करना है अर्थ के अकॉर्डिंग, तो 88 डेज में यहाँ पे पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 365 डेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सिमिलर टू दैट टिल रिसेंटली 2006, मैंने आपको बता चुका है अगस्त 2006 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लूटो को सोलर सिस्टम की कक्षा से कब बाहर किया गया। तो आपको याद रखना है, प्लूटो को बाहर किया गया था अगस्त 2006 में। याद रख लीजिएगा, इसको पेपर में पूछ लिया जाता है, आप लोग एकदम बैंड बजा के आ जाएंगे, फिर कहेंगे कुछ पढ़ाया नहीं। प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर एज अ प्लानट, सबको पता था, हम भी 2001-2002 में ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे कि यहाँ प्लूटो प्लानट है, 9 प्लानट्स हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको बाहर किया है कब, 2006 में, ठीक है। इसी तरह प्लूटो की तरह और भी ग्रह को बाहर किया गया, जैसे सीरस 2003 में, UV 313 इसको भी बाहर कर दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं आर्यभट्टा, जो हमारे यहाँ के फेमस एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, ठीक है। ये जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करता है, मतलब ग्रहों की स्टडी करता है या चमकते हुए तारों, सन, मून की स्टडी करता है, उनमें क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर जैसे आर्यभट्टा थे, ये एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने क्या कहा था, ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो ये आर्यभट्टा थे जिन्होंने ये कहा था कि जो सन, जो अर्थ है या जो मून है, इन लोगों की खुद की रोशनी नहीं होती है, ये जो शाइन करते हैं ये किसकी वजह से शाइन करते हैं, तो ये सन की एनर्जी की वजह से शाइन करते हैं, सन की रोशनी इस पे पड़ती है और फिर ये क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। अर्थ की बात करते हैं, द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लानट टू द सन। अर्थ क्या है, 3rd नियरेस्ट प्लानट है, कहाँ तक का, सन का, ठीक है। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लानट। ये कौन सा है, 5वां लार्जेस्ट प्लानट है, ठीक है। अगर बात करें इसके साइज में तो ये 5वां साइज में सबसे बड़ा है। आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा, जुपिटर है। क्या है, सबसे बड़ा जुपिटर है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ा जुपिटर है। इट इज स्लाइटली फैटन एट पोल्स, दिस इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। आपको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अभी मार्स की स्टडी क्यों कर रही है, क्योंकि पहली बात कि अर्थ की तरह ही जो मार्स का भी रेवोल्यूशन पीरियड है वो 1 दिन का है, मतलब 1 दिन में वहाँ दिन और रात हो जाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, जैसे CO2 वहाँ पे पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर CO2 पाया गया है तो मतलब हम ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं राइट की, ट्रैवल की, तो आप याद रखिए कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। आगे मूव करते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस ऑफ अर्थ, अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इफ टू टर्फेस अर्थ। अब आपको याद रखना है कि अर्थ जो है, अगर हम उसको मून से देखें या किसी भी आउटर सरफेस से देखें, एटमॉस्फेयर के आउटर सरफेस से देखें, तो अर्थ जो है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पृथ्वी पे सिर्फ 1/3 पार्ट ही पृथ्वी है, ठीक है।
मतलब 3 पार्ट में से 1 पार्ट किसका है, पृथ्वी का है। अगर मान लो ये 4 खाने हैं तो मैं सिर्फ ये कहूँगा सिर्फ 1 खाना किसका है, पृथ्वी का है, ठीक है। बाकी जो 3 खाने हैं वो किसके हैं, तो बाकी जो 3 खाने हैं वो वाटर के हैं, किसके हैं, वाटर के हैं। मतलब ये जो है ये 1/4 ये क्या है आपका, ये आपकी पृथ्वी है। और अगर 3/4 की बात करूं मैं, आप देख सकते हैं ना 3 खाने, मतलब 4 में से 3 खाने ये किसके हैं, ये अर्थ, ये वाटर के हैं, ठीक है, किसके हैं, वाटर के हैं। तो सबसे ज़्यादा खाना किसका है, सबसे ज़्यादा खाना वाटर का है, तो इसलिए ये क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं आगे, मून का जो डायमीटर है, तो मून का डायमीटर जो है 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगर कोई पूछे कि मून का डायमीटर कितना है, तो मून का डायमीटर 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर है, ठीक है। कितना है, 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर है। अब बात करते हैं कि सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी पे आने के कितना टाइम लेती है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लेती है, ठीक है। अगर सूरज की रोशनी की बात करें तो वो पृथ्वी पे कब आएगी, तो पृथ्वी पे आएगी 8 मिनट में 20 सेकंड में, कितना, 8 मिनट। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की पे जो सूरज की रोशनी है वो कितनी देर में आती है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये कितनी देर में आती है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में आती है, ठीक है। बात करते हैं अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून। आपको पता है, पर आपको डेट याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि अब ये फुद्दू सा क्वेश्चन हो गया। अब आपको यही कहना है कि 20 जुलाई को, क्या 20 जुलाई 1969 को पहला जो मनुष्य था जो मून पे कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी थे, इन्होंने पहली बार मून पे कदम रखा था, ठीक है। अब बात करते हैं, आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, मून है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो मून की दूरी है, ठीक है, वो कितनी दूर है, ठीक है। तो मून की जो दूरी है वो कितनी है, 3,8,4,4,0,0 किलोमीटर। तो यानी कि कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 3,84,400, कितना, 3,84,400, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है 3,84,400, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू द आवर अर्थ, प्लैनेट अर्थ, इट अबाउट 304। तो आपको इतना याद रखना है कि बस ये कितना दूर है, ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो 20 जुलाई, आप बस 20 जुलाई याद रखिएगा। डेट क्या थी, 1969, क्या थी, 19, मतलब 1970 से एक कम कर दीजिए तो 1969 आ जाएगा, 20 जुलाई की डेट थी, ठीक है। अब देखिए, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अगर मून की बात करें तो ये अर्थ के अराउंड, मतलब अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगा देता है, 27 दिन में चक्कर लगा देता है। कितने दिन में, 27 दिन में चक्कर लगा देता है। इट एग्जैक्टली टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन, एज अ रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अर्थ। अब देखिए ये क्या करता है, ये उतना ही समय लेता है, मतलब ये भी 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर एक एक्सिस पे घूमकर कंप्लीट कर देता है। ये देखिए, एक्सिस पे घूमने का मतलब क्या होता है, स्पिन का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल लिया और एक कील ली और कील उसमें गाड़ दी, ऐसे करके गाड़ दी। अब मैंने इसको घुमा दिया, तो जब इस साइड का हिस्सा दोबारा घूम के इसी साइड पे आ जाएगा तो ये मैं बोलूँगा एक स्पिन खत्म हो गया। क्या हो गया, एक स्पिन खत्म हो गया। तो याद रखिए मून का भी 24 घंटे में एक स्पिन अपना खत्म कर देता है, ठीक है। मूव करते हैं आगे। द सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। अब सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट क्या होती है, एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, मतलब इसके अंदर चमक होती है। दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, ठीक है। तो आपको सैटेलाइट के बारे में पता चल गया होगा। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि मूव करती है किसके अराउंड, प्लैनेट के अराउंड, जिस तरीके से प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा जो सन है, सन के अराउंड क्या करते हैं, सारे के सारे प्लैनेट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो प्लैनेट कहले जाने लगे, लेकिन प्लैनेट के अराउंड जो भैया मूव करेगा वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा आपका सैटेलाइट। जैसे मून आपकी क्या है, सैटेलाइट है। आर्यभट्टा आपकी क्या है, सैटेलाइट है, ठीक है। सबसे पहली सैटेलाइट, अब अगर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो आप देखिए सबसे पहली सैटेलाइट जो थी तो वो थी स्पुतनिक 1। क्या थी, स्पुतनिक 1। ये यूएसएसआर, जिसको अब रशिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रशिया कहा जाता है। इसलिए रशिया टेक्नोलॉजी के मामले में क्या सबसे आगे है। सबसे पहले इसने अपनी सैटेलाइट भेजी थी जिसका नाम था स्पुतनिक 1, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। मून जो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है वो कितने दिन में लगाता है, 27 दिन में लगाता है। आपको ये याद रखना है। स्पिन की बात करें तो सेम एज अर्थ स्पिन करता है, ठीक है, लेकिन चक्कर की बात करें तो 27 दिन में चक्कर कंप्लीट कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट। तो कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है वो क्या है, जैसे आपकी होगी इनसैट, IRS,
ईडूसैट, स्पुतनिक 1, ठीक है, ये सब आपके सैटेलाइट्स हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एस्टेरॉयड। तो एस्टेरॉयड क्या होते हैं, मेट्रॉयड्स क्या होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरीके से आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक बहुत मस्त एग्जांपल बताने वाला हूँ, आप जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं कि होता क्या है ये, ठीक है। तो देखिए, एक मिनट बस, ये आप देख सकते हैं, मैं अभी थोड़ा सांस ले लूँ। ये देखिए आप, ये क्या है, एस्टेरॉयड है, क्या ये आपका एस्टेरॉयड है। अब ये एस्टेरॉयड क्या है, एस्टेरॉयड होता क्या है, तो देखिए एस्टेरॉयड कभी पृथ्वी पे नहीं आता है। पहली चीज़, ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर होता है, इवन दो ये एटमॉस्फेयर से भी बाहर होता है। आपको ये याद रखना है कि ये एटमॉस्फेयर से बिल्कुल बाहर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक रॉक होता है इन ऑर्बिट जनरली बिटवीन मार्स और जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है ये, क्या होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में होता है ये। सम टाइम एस्टेरॉयड गेट बाउंड टुवर्ड द अर्थ, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये किसके बीच में होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, ठीक है। ये एस्टेरॉयड हो गया। बात करें कॉमेट की, ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किसके बीच में है, तो ये किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। जो मैंने बताया था आपको कि जो कोई प्लैनेट होगा वो टूट गया, तो उसके जो कण है उन्हीं को एस्टेरॉयड कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी ये एस्टेरॉयड कहाँ जाते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कभी कभी पृथ्वी पे आ जाते हैं। कॉमेट्स की बात करें तो हाँ, वो कॉमेट है जो कि कभी पृथ्वी पे नहीं आता है, ठीक है। कॉमेट की बात करें तो ये चंक ऑफ आइस एंड रॉक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी आउटर सोलर सिस्टम। ये आउटर सोलर सिस्टम से आता है। ये किसका बना होता है, तो सवाल ये आता है कॉमेट्स बना किसका होता है, तो ये किसका बना होता है, आइस का बना होता है, और किसका बना होता है, रॉक का बना होता है। क्या इसका बना होता है, आइस का और रॉक का बना होता है, ठीक है। बात करते हैं एस्टेरॉयड की, तो एस्टेरॉयड मैंने आपको बता दिया, कभी कभी ये पृथ्वी पे आ जाता है, ठीक है। मेट्रॉयड्स की बात करें तो देखिए, इन तीन में सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक होता है मेट्रॉयड्स, क्या होता है, एक होता है मेट्रॉयड्स, एक होता है मीटोर, और एक होता है मेट्रॉयड, ठीक है। मेट्रॉयड की बात करूं तो स्पेस ऑफ रॉक दैट इज बिगर देन अ डस्ट ग्रेन बट स्मॉलर देन अ एस्टेरॉयड इज स्ट्राइक अर्थ इट इज देन अ मेट्रॉयड, ठीक है। तो देखिए, ये जो है ये क्या होता है, ये एस्टेरॉयड से तो बड़ा होता है, मतलब जो प्लैनेट के जो टुकड़े टूटे हैं उनसे तो बड़ा होता है ये, ठीक है। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है उनसे छोटा होता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है उनसे क्या होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी ये क्या होता है, पृथ्वी की कक्षा में जब घुस जाता है, ये पृथ्वी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो या तो ये जल जाता है, और अगर ये जल गया, अगर ये क्या हो गया, जल गया, तो इसको क्या कहते हैं, मिट्रियोर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिटियोर। क्या कहते हैं, मिटियोर कहते हैं। और अगर ये जलते हुए या इसका कुछ पार्ट पृथ्वी तक पहुंच गया तो ये मिटियोरॉइड है। क्या है, ये मिटियोराइट है। क्या है, ये मिटियोराइट है। क्या ये, मिटियोराइट है। अगर ये पृथ्वी पे पहुंच गया, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और देकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी जो हरी रंग की है, ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका मिटियोराइट है। ये वही है, ये क्या है, ये आपका मिटियोराइड ही है, पर ये मिटियोराइड जो है ये पृथ्वी तक पहुंच गया, इसलिए इसे मिटियोराइट कहा जाता है। याद करने का तरीका क्या है, राइट आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, राइट आ रहा है, वजन दे रहे हैं हम अपनी आवाज़ में, तो ये क्या है, पृथ्वी तक पहुंच गया। मिटियोर की बात करें तो ये इसी को आप कहते हैं, देखो भाई, टूटता हुआ तारा। क्या कहते हैं आप, टूटता हुआ तारा। मतलब पृथ्वी की कक्षा में जैसे ही घूमते हैं, जैसे ही घुसते हैं ये जो मिटियोराइड हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है इनके ऊपर, बहुत तेज घसड़न होती है। भाई कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ से टकराएगी तो उनके बीच में क्या होगा, घसड़न होगी। तो जो एयर है पृथ्वी का एक अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, घसरण पैदा होगी जैसे ये घुसने की कोशिश करेगा। और आपको पता है, कोई भी चीज़ बहुत देर तक घसड़ दो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, झलका पड़ जाता है। या कोई भी चीज़ बहुत देर तक अपनी उंगली अगर ज़मीन पे रब कर दो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी उंगली में एक जलन होने लग जाएगी। तो इसी तरीके से इसमें भी जलन होती है और इसमें आग लग जाती है, और फिर हम इसको नाम दे देते हैं मिटियोर का। और यही मिटियोर जल जाता है, और जब जल जाता है तो हम कहते हैं, ओ भैया टूटता हुआ तारा है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, मिटियोर्स, मिटियोर्स, ठीक है। तो इतना मुझे लगता नहीं है कि आपको ये सब पढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखें, बात करते हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है उसको क्या कहा जाता है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसको क्या कहा जाता है, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्की वे, या फिर आकाश गंगा। क्या कहा जाता है, आकाश गंगा, ठीक है। क्या कहा जाता है, आकाश गंगा। पुराने ज़माने में एक मान्यता थी, ठीक है, क्या मान्यता थी, कि वो लोग सोचते थे कि ये जो है ये स्काई का एक रिवर है, ठीक है, क्या है, तारों की एक नदी है, कह लीजिए, या तो तारों की एक नदी है,
या फिर क्या कहते थे वो कि आसमान की एक नदी है, ठीक है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया मिल्की वे। क्या दे दिया गया? मिल्की वे दे दिया गया, ठीक है। अ गैलेक्सी इज ह्यूज, क्या? अ गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। तो आपको पता होगा गैलेक्सी में क्या होता है, बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, गैसेज होती हैं, डस्ट होता है, ठीक है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट आर मेक यूनिवर्स। कई बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको उर्सा मेजर के बारे में बताया था, वो क्या है, वो कॉन्स्टलेशन है, वो गैलेक्सी नहीं है। डोंट फॉरगेट कि वो कॉन्स्टलेशन है जिसका एक डेफिनेट शेप है, पैटर्न है, और वो यूनिवर्स के अंदर वो जो आपका गैलेक्सी है, जो आपका कॉन्स्टलेशन है, कई कॉन्स्टलेशन जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैलेक्सी बनाते हैं। और गैलेक्सी में नॉर्मल स्टार्स भी आ सकते हैं और पैटर्न वाले भी स्टार आ सकते हैं। बस हमने अलग अलग कर दिया, जो पैटर्न वाले स्टार हैं उनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं, और जो नॉर्मल स्टार हैं वो तो है ही है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। होप सो आपको चैप्टर पसंद आया होगा दोस्तों। छोटे बहुत क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विंस, कौन सा है? वेनस है। आपको पता है वेनस ये क्या है, सबसे लो पीरियड है इसका, मतलब इस पर दिन और रात होने में बहुत टाइम लगेगा, साल होने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। बात करते हैं अगर प्लैनेट जो कि सबसे नियरेस्ट है सन के, तो वो कौन सा है? अर्थ का है, द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट की बात कर रहा है, ठीक है। और आपको बात करें अगर मरकुरी की, तो मरकुरी सबसे पास है, अर्थ उसके, अब वेनस उसके बाद है, सेकंड नंबर पे वेनस है, फर्स्ट नंबर पे मरकुरी है, और थर्ड नंबर पे अर्थ है, तो आपको याद रखना है। बात करें ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलोंगेटेड पाथ, हर प्लैनेट क्या हो रहा है, इलोंगेटेड, पूरा सर्कुलर शेप में नहीं घूमता है, ठीक है। आपको याद रखना है किस टाइप में घूमता है, इलोंगेटेड पाथ ट्रेवल करता है। पोल स्टार कहाँ है? नॉर्थ की तरफ दिखता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है। द सन क्या है? टॉलेस्ट है। मून क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है। मरकुरी, मार्स, वेनस, अर्थ ये ऑलमोस्ट इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। क्या? मरकुरी, मार्स, वेनस, अर्थ क्या है? इक्वल हाइट के हैं। नेपट्यून, यूरेनस, सन, मैंने आपको बताया था अभी कि जो आपका क्या है, यूरेनस है, क्या है, यूरेनस और वेनस, ये कहाँ घूमते हैं, तो इनकी रेवोल्यूशन याद रखनी है आपको। ये जो रोटेट करते हैं वो कहाँ से कहाँ तक रोटेट करते हैं, तो ये आपका जो इनका रेवोल्यूशन डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपकी ईस्ट से वेस्ट है। क्या है? ये ईस्ट से वेस्ट। बाकी सारे के सारे प्लैनेट कहाँ घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है यार, तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरे पास लाइक बहुत ज़्यादा आएंगे, व्यूज़ ज़्यादा पड़ेंगे, तो मैं भी अच्छी वीडियो बनाने की और कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।